नमस्कार विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा है राव चंद्रसेन। हम राजस्थान के शासक राव चंद्रसेन के बारे में जान रहे हैं। तो राव चंद्रसेन के बारे में अब तक हमने जो जाना उससे आगे आज हम जानते हैं। तो राव चंद्रसेन राजस्थान में मारवाड़ राज्य का शासक था और इसके समय भी राजस्थान पर या इसके क्षेत्र पर मुगलों का आक्रमण हुआ। तो इससे संबंधित जो जानकारी अब तक हमने जानी उससे आगे आज हम जानते हैं। तो राव चंद्रसेन में आज का अपना जो पॉइंट है वो है नागौर दरबार। आज का पहला पॉइंट है अपना नागौर दरबार। तो राव चंद्रसेन के समय राजस्थान में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। अब ये नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, वो हम देखते हैं। तो नागौर दरबार का आयोजन हुआ था 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन हुआ और इस दरबार के आयोजन किया था अकबर ने, जो एक मुगल शासक था। मुगल शासक अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया। किस स्थान पर हुआ, नाम से आपको पता चल रहा है, राजस्थान के नागौर क्षेत्र में। राजस्थान का जो नागौर राज्य था उस नागौर में विशाल और भव्य दरबार का आयोजन 1570 में अकबर ने किया था। इस दरबार के आयोजन करने का अकबर का उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य भी हम देखते हैं। नागौर दरबार का आयोजन करने का अकबर का उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य हम देखते हैं। राजस्थान के राजपूत राज्यों की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर राजपूतों को अपने अधीन करना। 1570 में अकबर ने नागौर में जो दरबार लगाया, उस नागौर दरबार को लगाने का अकबर का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आपके सामने है। अकबर ने नागौर में जो दरबार लगाया उसका उद्देश्य था कि अकबर राजस्थान के जो राजपूत राज्य थे उनकी राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना चाहता था कि राजस्थान में जो राजपूत राज्य हैं उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, वो एकता से रह रहे हैं या बिछड़ के रह रहे हैं। तो उनकी राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना और राजपूतों को अपने अधीन करना, इस उद्देश्य के चलते ही अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। 1570 में नागौर का भव्य दरबार आयोजित हुआ। अकबर ने राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को नागौर दरबार में आमंत्रित किया। राजपूत राजा नागौर दरबार में गए, तब अकबर ने प्रस्ताव रखा कि मैं संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता हूं और संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा सम्राट हूं, तो आप सभी मेरे अधीन हो जाएं, आप सभी मेरी छत्र छाया में ही अपना राज चलाएं, मेरे अधीन होकर अपना राज चलाएं। जो भी राजपूत राजा मेरे अधीन हो जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरे नाम से खुद का राज्य चलाता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेरे अधीन नहीं होगा उसको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का प्रस्ताव अकबर ने रखा। तो राजस्थान के बहुत सारे राजपूत राजा अकबर के इस प्रस्ताव को मानकर उसके अधीन हो जाते हैं। केवल राजस्थान में दो ही ऐसे राज्य थे या दो ही ऐसे शासक थे जो नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी राजस्थान के लगभग सभी राजपूत राज्यों ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो दो शासक कौन थे, एक तो था मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप और एक था मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन।
ये दो ही राजा थे जिन्होंने नागौर दरबार में उपस्थित भी नहीं हुए ये दोनों, और ना ही अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो जब राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने इन दोनों से युद्ध करने का निश्चय कर लिया और इनको युद्ध में हराकर इनके क्षेत्र को अधीन करने का मन बना लिया। तो सबसे पहले राव चंद्रसेन के खिलाफ अभियान किया अकबर ने। सबसे पहले मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को अपने अधीन करने का प्रयास किया, क्योंकि राव चंद्रसेन ने ही सबसे पहले अकबर का विरोध किया था। महाराणा प्रताप से भी पहले अकबर का विरोध सबसे पहले राव चंद्रसेन ने किया था, इसलिए राव चंद्रसेन को ही अधीन करने के लिए अकबर ने पहला प्रयास शुरू किया। तो ये नागौर दरबार की जानकारी है जो आप ध्यान रखें। अब हम जानेंगे कि अकबर ने राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए और उसको उन प्रयासों में सफलता मिली या नहीं, वो आगे हम देखते हैं राव चंद्रसेन की जानकारी। अपना अगला पॉइंट है राव चंद्रसेन के खिलाफ मुगल अभियान। मुगल अभियान अपना जो पॉइंट है वो है राव चंद्रसेन के खिलाफ मुगल अभियान। तो अब तक की जानकारी में हमें पता है कि उदय सिंह के कहने पर अकबर ने एक विशाल सेना मारवाड़ में भेजी थी। उस लड़ाई में राव चंद्रसेन की सेना हार गई थी और मारवाड़ पर अकबर का अधिकार हो गया था। राव चंद्रसेन बचने के लिए मारवाड़ को छोड़कर भद्राजुम चला गया था। ये जानकारी हम पहले जान चुके हैं, तो अब उससे आगे हम देखते हैं। तो देखो, जब 1570 में राव चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर ने राव चंद्रसेन के खिलाफ पहला अभियान भेजा। अब राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए मुगलों द्वारा जो अभियान हुए, मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर ने जो जो अभियान किए उन अभियानों को पॉइंटों में देखेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दें, पहला अभियान देखते हैं हम, पहला प्रयास अकबर द्वारा राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए पहला प्रयास। ये प्रयास हुआ 1571 में। 1571 में अकबर ने सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? राय सिंह के नेतृत्व में। राय सिंह। राय सिंह कौन था? बीकानेर का शासक। बीकानेर का शासक राय सिंह बीकानेर का शासक था। ये भी राजपूत राजा ही था। इसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए अकबर ने राय सिंह को सेना दी और इसको 1571 में राव चंद्रसेन के खिलाफ भेज दिया। राय सिंह ने आक्रमण किस पे किया? भद्राजुन पर। भद्राजुन पर आक्रमण कर दिया इसने, क्योंकि चंद्रसेन कहां पर था? भद्राजुन में ही था। भद्राजुन में वो बैठा था। तो भद्राजुन पर राय सिंह ने अकबर की सेना के साथ, सेना तो अकबर की थी लेकिन उसका नेतृत्व राय सिंह कर रहा था, तो राय सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने भद्राजुन पर आक्रमण कर दिया और उसमें इस भद्राजुन पर अधिकार भी हो गया मुगलों का। 1571 में राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई तो भद्राजुन पर आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में राय सिंह की सेना मतलब मुगलों की सेना जीत गई। भद्राजुन पर मुगलों का अधिकार हो गया और राव चंद्रसेन वहां से भी बचकर, वहां पर भी वो राय सिंह के हाथ नहीं लगा और वहां से भी बचकर वो कहां चला गया? सिवाना चला गया। सिवाना चला गया चंद्रसेन।
जब बद्राजुन पर आक्रमण हुआ और बद्राजुन पर मुगलों का अधिकार हो गया तो चंद्रसेन बद्राजुन को छोड़कर कहाँ चला गया, सिवाना चला गया। सिवाना बाड़मेर में है। तो सिवाना में एक बहुत अच्छा और मजबूत दुर्ग है जिसे सिवाना का किला कहते हैं। बद्राजुन पर अधिकार होने के बाद में राव चंद्रसेन बद्राजुन को छोड़कर सिवाना के किले में चला गया। चंद्रसेन के साथ उसके जो साथी सैनिक थे वो सब भी चंद्रसेन के साथ सिवाना के दुर्ग में चले गए और सिवाना के दुर्ग में बिल्कुल सुरक्षित रहने लग गए। तो ये पहला अभियान था। पहले अभियान में भी चंद्रसेन उनके हाथ नहीं लगा और ना ही चंद्रसेन ने उनके अधीनता स्वीकार की। वो बद्राजुन को छोड़कर सिवाना के किले में चला गया। दूसरा अभियान हम देखते हैं। दूसरा अभियान हुआ 1572 में। जब पहले अभियान में सफलता नहीं मिली तो अकबर ने फिर दूसरा अभियान किया। दूसरा अभियान 1572 में हुआ। अब की बार भी वही राय सिंह को ही भेजा गया। वही राय सिंह को ही भेजा गया और इस 1572 के अभियान में भी राय सिंह असफल हो गया। 1572 का जो अभियान हुआ, इस 1572 के अभियान में भी राय सिंह राव चंद्रसेन को पकड़ने में या उसको अधीन करने में असफल हो गया। ये अभियान जो किए जा रहे थे ये राव चंद्रसेन को पकड़कर अकबर के अधीन करने के लिए किए जा रहे थे, लेकिन राव चंद्रसेन इनके हाथ नहीं लग रहा था और ना ही उनके अधीन हो रहा था। तो 1572 के अभियान में भी राय सिंह असफल हो गया। उसके बाद तीसरा अभियान किया गया। तीसरा अभियान किया गया 1573 में। अब की बार अकबर ने किसको भेजा? अब की बार मुगल सेना का नेतृत्व शाह कुली खां, शाह कुली खां और राय सिंह अब की बार दो को भेजा। 1573 में अकबर ने राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए तीसरा अभियान किया। अब की बार वही राय सिंह तो था ही और अब की बार मुगल सेना का नेतृत्व किसको संभाला गया? शाह कुली खां को। यानी शाह कुली खां को मुगल सेना का मुख्य सेनापति बनाकर अब की बार अभियान में भेजा गया। राय सिंह भी उसके साथ था। तो अब की बार थोड़ी विशाल सेना आई, थोड़ी बड़ी सेना आई चंद्रसेन को अधीन करने के लिए। तो सेना का युद्ध हुआ सोजत में। सोजत का युद्ध हुआ। सोजत का युद्ध, यह युद्ध 1573 में हुआ। किस किसके बीच? मुगल सेना जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? शाह कुली खां और राय सिंह। और दूसरी तरफ था राय चंद्रसेन का भतीजा। चंद्रसेन का भतीजा था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़। चंद्रसेन तो सिवाना के किले में था सुरक्षित। सिवाना के किले तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही सोजत का मैदान है। उस सोजत के मैदान में राव चंद्रसेन का भतीजा था कल्ला राठौड़, वो सेना लेकर पहले ही इनके सामने आकर खड़ा हो गया। सिवाना के दुर्ग तक इनको पहुंचने नहीं दिया। तो मुगलों की सेना और चंद्रसेन के भतीजे कल्ला राठौड़ के बीच में सोजत में युद्ध हो गया 1573 में। कल्ला राठौड़ ने काफी वीरता दिखाई, लेकिन इस बड़ी सेना के सामने अंत में उसको वीरगति प्राप्त हुई और उसकी हार हो गई। इसको हराने के बाद में ये आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद सिवाना के किले तक पहुंच गए, लेकिन सिवाना का किला मजबूत था, उस किले को ये नहीं जीत पाए और ये दोनों भी सिवाना के किले तक पहुंच तो गए लेकिन उसको जीत नहीं पाए और अंत में वहां से भी असफल होकर ये वापस लौट गए। यानी सिवाना पर अधिकार नहीं कर पाए। चंद्रसेन सिवाना में ही था तो सिवाना पर इनका अधिकार नहीं हुआ। इस तीसरे अभियान में भी असफल हो गए, नहीं हुआ, यानी असफल ही हुए। चंद्रसेन को अधीन करने में ये असफल ही हुए। सिवाना के किले तक तो पहुंच गए, लेकिन सिवाना के मजबूत किले को जीतने में ये सफल नहीं हो पाए। राव चंद्रसेन इनके अधीन नहीं हुआ
और असफल होकर ये दोनों वापस फिर से लौट गए। तो 3 अभियान हो गए। इसके बाद में आगे के अभियान हम देखते हैं। ये तीनों अभियान आपको जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि राव चंद्रसेन के खिलाफ मुगलों ने जो अभियान किए थे वो अभियान किस किस प्रकार से हुए थे, पॉइंटों के द्वारा है, आप इसको याद रखें। 3 अभियान हम जान चुके हैं। चौथा अभियान हुआ 1 साल यानी 1574 में अकबर ने राव चंद्रसेन के खिलाफ कोई अभियान नहीं किया। राव चंद्रसेन ने इस दौरान अपने राजकाज में ज्यादा ध्यान रखा और चंद्रसेन के खिलाफ कोई अभियान नहीं किया। लेकिन 1 साल बाद यानी 1575 में फिर से चंद्रसेन को अधीन करने के लिए चौथा अभियान किया गया। इस बार किसको भेजा गया? इस बार भेजा गया जलाल खां को, केवल जलाल खां को मुगल सेना का सेनापति बनाकर। मुगल सेनापति अकबर स्वयं खुद नहीं आ रहा था, केवल अपनी सेना और सेनापतियों को भेज रहा था। तो 1575 में जलाल खां को मुगल सेना का सेनापति बनाकर चंद्रसेन को अधीन करने के लिए भेजा गया। ये भी वही सिवाना किले के पास में तो आ गया, लेकिन सिवाना किले के अंदर नहीं पहुंच पाया, उसको नहीं जीत पाया। राव चंद्रसेन गुप्त रास्ते से सिवाना किले के बाहर निकला और पीछे से जलाल खां पर आक्रमण करके मुगल सेना को परास्त कर दिया। तो जलाल खां भी राव चंद्रसेन से परास्त होकर यानी असफल होकर लौट गया। ये भी वापस असफल होकर लौट गया, इसको भी कोई सफलता नहीं मिली। और राव चंद्रसेन से असफल होकर परास्त होकर ये भी सिवाना पर अधिकार नहीं कर पाया और परास्त होकर ये भी लौट गया। उसके बाद अकबर काफी क्रोधित हुआ और अकबर ने जो मुस्लिम सैनिकों और सेनापति थे उनको बड़ी फटकार लगाई और कहा कि एक छोटे से राजपूत शासक को आप अधीन नहीं कर पा रहे हो। तो अब की बार अकबर ने 5वीं बार फिर से प्रयास किया। अकबर ने राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए 5वीं बार फिर से प्रयास किया। 5वां प्रयास उसने वही 1575 में ही किया। अब की बार उसने किसको भेजा? अब की बार उसने अपने विश्वास पात्र सेनापति शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां को भेजा मुगल सेनापति बनाकर और इसके साथ विशाल सेना भेजी, बहुत बड़ी सेना भेज दी इसने। अब की बार अकबर ने बहुत बड़ी सेना शाहबाज खां के नेतृत्व में सिवाना को जीतने के लिए और राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए भेज दी। तो 1575 में शाहबाज खां एक बड़ी सेना लेकर सिवाना किले तक पहुंच गया। सिवाना किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। युद्ध हुआ। युद्ध होते ही इस युद्ध में शाहबाज खां विजयी हो गया और सिवाना के किले पर शाहबाज खां का अधिकार हो गया। यानी 5वें अभियान में अकबर ने जो विशाल सेना भेजी शाहबाज खां के नेतृत्व में, तो शाहबाज खां को सफलता मिली और सिवाना पर अधिकार हो गया। सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया। 5वें अभियान में सिवाना के किले पर, इस सिवाना के किले में ही तो राव चंद्रसेन था, तो सिवाना के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1575 में शाहबाज खां के नेतृत्व में जो विशाल सेना आई थी। लेकिन क्या सिवाना पर अधिकार होने के बाद में भी चंद्रसेन उनके हाथ लगाया नहीं? तो इसका उत्तर यही है कि सिवाना पर अधिकार होने के बाद में भी चंद्रसेन इनके हाथ नहीं लगा और चंद्रसेन सिवाना से भी बचकर निकल गया और पहाड़ों में चला गया। बाद में शाहबाज खां की सेना ने चंद्रसेन का काफी पीछा भी किया, लेकिन चंद्रसेन उनके पकड़ में नहीं आया और इस 5वें अभियान में भी चंद्रसेन को अधीन करने में मुगल सेना असफल ही रही। यानी चंद्रसेन
चंद्रसेन इनके अधीन नहीं हुआ और पहाड़ों में चला गया, पहाड़ों में चला गया। उसके बाद ये 5 अभियान ही किए। इसके बाद में भी मुगल सेना चंद्रसेन को ढूंढती रही, लेकिन मुगल सेना को कहीं भी खबर नहीं मिली कि चंद्रसेन कहां पर है। चंद्रसेन जीते जी तरह तरह की मुश्किलें उठा रहा था, भूखा प्यासा पहाड़ों में घूम रहा था, लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चाहे उसको पहाड़ों में रहना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1576 में चंद्रसेन का एक छोटा सा अधिकार क्षेत्र था पोखरण, पोखरण जैसलमेर में है। तो चंद्रसेन का अधिकार था इस पर, पोखरण क्षेत्र पर चंद्रसेन का अधिकार था। तो मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने इस पोखरण पर भी अधिकार कर लिया। 1576 में अधिकार कर लिया। 1576 में पोखरण पर भी मुगलों ने अधिकार कर लिया। तो चंद्रसेन के जितने भी अधिकार क्षेत्र के छोटे बड़े जागीरें, छोटे बड़े क्षेत्र थे, उन सब पर मुगल अपना अधिकार कर चुके थे। लेकिन फिर भी राव चंद्रसेन किसी भी दृष्टि से हताश नहीं हुआ, चाहे से उसको अपने जेवर बेचने पड़े या अपने जो आभूषण थे, अपने हथियार थे, वो सब बेचकर भी उसने गुजारा किया। लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो 1.5-2 साल तक सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनके पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में रहा और अकबर की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की। अकबर की मुगल सेना राव चंद्रसेन को खूब ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं भी उनके हाथ नहीं लगा। और अंततः 1581 ईस्वी में डूंगर, तो अंततः 1581 ईस्वी में सारण नाम का स्थान है, सारण, सारण नाम का स्थान है। सारण के पर्वत, सारण के पर्वत जो सोजत में है, सोजत है पाली में, आज के समय पाली है, उस पाली में सोजत है। यहाँ सारण के पर्वत हैं। इन सारण के पर्वतों पर 1581 में स्वतंत्रता के इस पुजारी की मृत्यु हो गई। यानी राव चंद्रसेन की 1581 में सारण के पर्वतों में मृत्यु हो गई। तो यहाँ हमने देखा कि राव चंद्रसेन ने तमाम प्रकार की मुश्किलें उठाई, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन जीते जी उसने अकबर जैसे एक मजबूत और शक्तिशाली मुगल शासक की अधीनता स्वीकार नहीं की। जहां एक तरफ राजस्थान के सभी शक्तिशाली शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, वहां दूसरी तरफ राव चंद्रसेन राजस्थान का पहला शासक था। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने भी यही मार्ग अपनाया, लेकिन चंद्रसेन राजस्थान का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1581 में सारण के पर्वतों में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर अलग से एक पुस्तक है जिसका नाम है जोधपुरी ख्यात। राजस्थानी साहित्य में राजस्थानी भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है जोधपुरी ख्यात। इस पुस्तक में राव चंद्रसेन की मृत्यु का कारण अलग बताया गया। इस पुस्तक में ये बताया गया कि राव चंद्रसेन का सामंत था जिसका नाम था बैरसल। राव चंद्रसेन का सामंत था बैरसल। उस बैरसल सामंत ने राव चंद्रसेन को खाने में जहर दे दिया था, जिसकी वजह से राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। ऐसी जानकारी जोधपुरी ख्यात नामक पुस्तक से मिलती है, तो ये भी आप ध्यान रखें। बाकी 1581 में सारण के पर्वतों में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। तो ये जानकारी थी राव चंद्रसेन की। अब राव चंद्रसेन से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी और है, उसको और देखते हैं हम। तो राव चंद्रसेन के खिलाफ जो मुगल अभियान हुए थे, उन अभियानों को आप ध्यान रखें। कब किसको भेजा गया था और परिणाम क्या निकले थे, वो सब आप ध्यान रखें। राव चंद्रसेन में अगला पॉइंट है अपना
अगला पॉइंट है राव चंद्रसेन का मूल्यांकन। राव चंद्रसेन का मूल्यांकन यानी राव चंद्रसेन कैसा शासक था। तो राव चंद्रसेन के बारे में आपने पढ़ा, आप स्वयं को पता है कि राव चंद्रसेन कैसा शासक था। तो इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। राजस्थान अकबर के काल में, अकबर के काल में यानी समय में, अकबर के काल में राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता प्रेमी शासक। राव चंद्रसेन की जो सबसे मुख्य खास बात है वो ये है कि अकबर के काल में दिल्ली का मुगल सम्राट अकबर जो संपूर्ण भारत को अपने अधीन करना चाहता था, उसने तरह तरह के तरीके अपनाकर भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। ऐसी स्थिति में भी राव चंद्रसेन राजस्थान का पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यानी अकबर के काल में राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता प्रेमी शासक था राव चंद्रसेन, जिसने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चाहे उसने तमाम प्रकार की मुश्किलें उठा ली, पहाड़ों में जीवन व्यतीत कर लिया, लेकिन उसने राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए तो इस प्रकार का जो मार्ग यानी तमाम प्रकार की मुश्किलें उठाई, जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसा करने वाला राजस्थान का पहला शासक राव चंद्रसेन था। बाद में इसी मार्ग का अनुसरण महाराणा प्रताप ने भी किया था, जो मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने भी यही राव चंद्रसेन वाला ही मार्ग अपनाया था। महाराणा प्रताप ने थोड़ी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन ऐसा करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक तो राव चंद्रसेन ही था। इसलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। राव चंद्रसेन को कैसी कैसी संज्ञाएं मिली हुई है। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी बोला जाता है। महाराणा प्रताप ने भी कौन सा मार्ग अपनाया था कि इसने भी जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तमाम प्रकार की मुश्किलें उठाई थी, लेकिन अपनी मातृभूमि को अकबर के अधीन नहीं होने दिया था। यही काम महाराणा प्रताप ने किया था। तो महाराणा प्रताप से पहले तो ये काम कौन कर चुका है? राव चंद्रसेन कर चुका है। ये काम महाराणा प्रताप ने तो बाद में किया, उससे पहले राव चंद्रसेन कर चुका है। इसलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी बोला जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को बोला जाता है। इसके अलावा मारवाड़ का प्रताप, यानी महाराणा प्रताप ने जो कार्य किया, ऐसा ही कार्य मारवाड़ में किसने किया? राव चंद्रसेन ने किया। इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप भी बोला जाता है। तो ये सब बातें भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा महाराणा प्रताप को तो इस मार्ग पर चलते हुए काफी प्रसिद्धि मिली, लेकिन राव चंद्रसेन को इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जो महाराणा प्रताप को मिली। और मारवाड़ का जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें मारवाड़ के राजाओं को काफी विस्तार से बताया गया, लेकिन राव चंद्रसेन के बारे में कोई ज्यादा जानकारियां नहीं लिखी हुई। इसलिए राव चंद्रसेन को एक संज्ञा और मिली हुई है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है, क्योंकि राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक तो बना, लेकिन मारवाड़ की गद्दी पर बैठकर उसने शासन नहीं किया। वो अपने पूरे जीवन भर महाराणा प्रताप अकबर से बसता रहा, पहाड़ों में छिपकर जीवन व्यतीत करता रहा। इसलिए जनता या मारवाड़ की जो सामान्य प्रजा थी वो राव चंद्रसेन से ज्यादा परिचित नहीं थी, इसलिए इसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो ये राव चंद्रसेन का मूल्यांकन है। राव चंद्रसेन किस प्रकार का शासक था वो हमने देखा है।
अब राव चंद्रसेन की जानकारी का जो अंतिम पॉइंट है अपना, अंतिम पॉइंट और देखते हैं हम, लास्ट अंतिम पॉइंट। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी। तो ये भी हम देखते हैं। राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक था, महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था, दोनों राजपूत शासक थे। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से थोड़े पहले हुआ था, महाराणा प्रताप बाद में हुआ था, लेकिन दोनों ने जो मार्ग अपनाया वो था स्वतंत्रता प्रेम का मार्ग, उस दृष्टि से समान है। तो इन दोनों के बीच में पहले हम समानता की बात करते हैं। इन दोनों में जो समानता थी वो दो समानताएं थी। एक तो समानता ये थी कि दोनों ने ही अपने जीवन में मुस्लिमों, यानी कि अकबर कह सकते हैं हम, की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक तो ये समानता है दोनों में। दूसरी समानता ये है, दोनों को ही अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन को भी अपने भाइयों का विरोध का सामना करना पड़ा था, और ऐसा ही सामना महाराणा प्रताप को भी करना पड़ा था। तो ये दोनों दो समानताएं हैं दोनों शासकों में। एक राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में जो पहली समानता है वो ये है, और दूसरी समानता है कि दोनों को ही अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा, और फिर उनके विरोध को इन्होंने दबाया और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के शासक बने। अब इन दोनों में जो असमानता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। असमानता, दोनों में एक ही असमानता है, वो असमानता ये है कि प्रताप ने चावड़ में अपनी स्थायी राजधानी बना ली थी, लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया। दोनों शासकों में जो असमानता है वो केवल एक ही समानता है। सारी दृष्टियों से दोनों समान ही हैं, लेकिन दोनों में असमानता यही है कि महाराणा प्रताप ने संकट काल में अपनी स्थिति को वापस से सुदृढ़ किया, वीर सामंतों शासकों सैनिकों को इकट्ठा किया, दोबारा से सेना बनाई, और चावड़ मेवाड़ में एक स्थान है चावड़, वहां पर अपनी स्थायी राजधानी बना ली, और वहां से वो राज करने लग गया, और धीरे धीरे अपने जो क्षेत्र उसने हारे थे वो सब वापस उसने मुगलों से जीत लिए थे। तो ये कार्य महाराणा प्रताप कर पाया था, चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया। चंद्रसेन ना तो किसी स्थान पर अपनी स्थायी राजधानी बना पाया, और ना ही वो अपने हारे हुए क्षेत्र वापस से जीत पाया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो महाराणा प्रताप की तरह ये कार्य नहीं कर पाया। तो ये असमानता दोनों में मिलती है। तो यहाँ राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बारे में जब समानता असमानता की बात होती है तो समानताएं ज्यादा थी, असमानता एक ही है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अब कुछ महत्वपूर्ण थोड़ी सी जानकारी और आप देख लें। राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई,
उसके बाद में मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति क्या हुई कि मारवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। बाद में अकबर ने क्या किया कि अपनी सेना को वहां से हटा दिया और उदय सिंह, राव चंद्र सेन का छोटा भाई था उदय सिंह, उस उदय सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया। तो मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति ये हुई कि चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की गद्दी पर उसके छोटे भाई उदय सिंह को बिठा दिया गया। ये वही उदय सिंह है जो पहली बार अकबर के पास सहायता के लिए गया था। तो मारवाड़ की गद्दी पर इसकी मृत्यु के बाद में उदय सिंह बैठ गया। एक बात और आप ध्यान रखना, यहाँ इस पूरे घटनाक्रम में सिवाना नाम के स्थान का उल्लेख ज्यादा मिला है अपने को। सिवाना एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर एक किला है जिसे सिवाना का किला कहते हैं। सिवाना का किला बाड़मेर में है। सिवाना के किले को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, यानी जब जब भी मारवाड़ पर संकट आया तब मारवाड़ के शासक सुरक्षा के लिए सिवाना के किले में ही जाकर रुकते थे। तो सिवाना के किले को या सिवाना को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है।